सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जल्दी से आ जाइए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ़िज़िकल साइंस तबैयात, जहाँ से हम लोग आज एक टॉपिक को क्या कहेंगे कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टॉपिक है आज का मोशंस, ठीक है ना। ये हमारे SCERT के 7th क्लास जनरल साइंस में और 9th क्लास फिजिक्स में इसके 2 टॉपिक है। पूरे 3 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। एक तो है मोशन एंड टाइम, यानी कि हमारी क्या कहेंगे हम लोग हरकत और वक्त। देन हरकत है, उसके बाद हरकत के कुलियात है, ठीक है ना। हमको अप टू 10th डिफ़िकल्टी लेवल देखना है। तो भाई चले शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, When a body travels equal distance in equal intervals, then what is the motion called? यानी कि जब कोई जिस्म मसावी वक्फ़ों से मसावी फासला तय करता है तब इस हरकत को क्या कहते हैं हम लोग। A यूनिफॉर्म मोशन या फिर हमवार हरकत, B नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर उसको हम लोग गैर हमवार हरकत, C ट्रांसलेटरी मोशन या फिर इंतकाली हरकत, या फिर D रोटेटरी मोशन या फिर गर्दिशी हरकत। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा, अगर कोई जिस्म इक्वल डिस्टेंस में इक्वल फासला इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस मतलब ट्रैवल कर रहा, विच मीन्स के अब समझिए 2 मिनट में 1 किलोमीटर वो सफ़र कर रहा है। हर 2 मिनट में 1 किलोमीटर सफ़र कर रहा है, यानी कि वो जो हमारा टाइम पीरियड है वो भी फिक्स्ड है और जो जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी फिक्स्ड है। अगर कोई जिस्म इस तरह की हरकत में है तब वो किस हरकत में होगा भाई, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म मोशन। इंपॉर्टेंट है हमवार हरकत जिसको हम लोग कहेंगे। हमवार हरकत कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, कोई अगर एक कोई डिस्टेंस समझिए, अगर कोई एक क्या कहेंगे हम लोग, एक कोई जिस्म है, ठीक है ना, वो हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, ओके ना। हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है वो, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है हर 5 मिनट में वो, और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी फिक्स्ड है। अगर दो भी जो है भाई इक्वल होंगे तो ये जो जिस्म होगा वो हमवार हरकत में होगा, हम कहेंगे। उसका अपोजिट क्या है फिर, अगर कोई जिस्म इक्वल टाइम में डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल नहीं कर रहा भाई, यानी कि अगर वो देखेंगे हम तो वो 10 किलोमीटर पहले जो होंगे भाई वो कितने 10 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद वो अगले 10 मिनट में कितना फासला तय कर रहा, 15 मिनट का फासला तय कर रहा, उसके बाद अगले 10 मिनट में कितना कर रहा, 25 मीटर का, यानी कि उसका जो फासला वो तय कर रहा वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे जिस्म को हम गैर हमवार हरकत में है कहेंगे। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। मूवमेंट ऑफ हैंड क्लॉक इज़ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो हमारे कांटों की हरकत होगी घड़ी में वो हमवार हरकत होगी। बी मूवमेंट ऑफ हाउस फ्लाई, जो हमारे घर में मक्खी होती है भाई उसकी जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी कि वो गैर हमवार हरकत में होगी। रोटेशन ऑफ अर्थ, जो हमारी ज़मीन जो है भाई वो जो गर्दिश करती है वो यूनिफॉर्म मोशन या फिर हमवार हरकत में होगी। या फिर डी काइट इन द एयर इज़ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो हमारी हवा में पतंग उड़ रही है भाई वो हमवार हरकत में होगी। हमको इनकरेक्ट पेयर की निशानदेही करनी है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी काइट इन द एयर इन यूनिफॉर्म मोशन। आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन किसको कह रहे हैं हम लोग, उसका टाइम पीरियड भी सेम रहना और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी सेम रहना। तो जब आप पतंग उड़ाएंगे तो ज़रूरी नहीं है भाई कि जो पतंग जो उड़ेगी वो 1 मिनट में हर 1 किलोमीटर का फासला या फिर 1 मीटर का फासला तय करेगी। पतंग की जो क्या कहेंगे हम लोग हरकत होगी हवा में आसमान में वो हवा के ऊपर डिपेंड करेगी भाई, कभी वो कम होगी कभी वो ज़्यादा होगी, वो हमवार हरकत में नहीं होगी। जबकि यहाँ पे पेड़ क्या दिया गया है, वो हमवार हरकत में दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 3 भी ऑप्शन सही है। हमको पता ही है जो हैंड क्लॉक होगा भाई हमको पता ही है वो मिनट हो, सेकेंड्स हो, घंटे हो, वो फिक्स होते हैं उनके, ठीक है ना। अगर हम मूवमेंट ऑफ हाउस फ्लाई की बात करेंगे तो मक्खी की जो हरकत होगी वो गैर हमवार होगी, क्योंकि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं करेगी। मक्खी कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, उसका जो टाइम पीरियड है वो ना ही उसका डिस्टेंस फिक्स है, ओके ना। और जो हमारा रोटेशन ऑफर थे भाई हमको पता ही वो फिक्स्ड रहेगा। हमको पता ही पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगाती है, वो भी फिक्स्ड है, ओके। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन टाइप ऑफ मोशन। मंदे झेल में से कौन सी हरकत की अहम किस्म नहीं है। ए ट्रांसलेटरी मोशन या फिर इसको हम लोग इंतकाली मोशन कहेंगे। बी रोटेटरी मोशन या फिर गर्दिशी हरकत। सी रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मुस्तकीमी हरकत। और डी ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर एहतजाजी हरकत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनने के चांसेस
बहुत ही ज़्यादा है। तो 3 तरह के जो भी मोशंस है या हरकत है वो क्या कहेंगे, बुनियादी 3 तरह के जो हरकत होंगे वो इम्पॉर्टेंट है हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें से एक अहम किस्म कौन सी नहीं है, तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। जो हमारी रेक्टिलिनियर मोशन है वो अहम किस्म नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हमारी ट्रांसलेटरी जो मोशन है उसका एक टाइप है। बाकी जो हो जाएंगे हमारे 3, ट्रांसलेटरी मोशन और हमारा रोटेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन, ये 3 भी जो है भाई, ये 3 भी हमारे अहम टाइप्स हो जाएंगे मोशन के, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन कौन सा, इंतकाली हरकत, मुस्तकिली हरकत और एहतेजाजी हरकत, ये 3 जो हो जाएंगे हमारे मेन टाइप ऑफ मोशंस हो जाएंगे। और जो हमारे रेक्टिलिनियर मोशन है वो हमारे ट्रांसलेटरी मोशन का ही एक टाइप है, इंपॉर्टेंट है। जो हमारी इंतकाली हरकत रहेगी उसके 2 टाइप होंगे, एक तो होगा रेक्टिलिनियर मोशन, जाएंगे कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में अगर कोई फासला तय कर रही है मुस्तकीमी रास्ते पर तो उसको हम लोग मुस्तकीमी हरकत कहेंगे। और एक मुनहनी हरकत है कर्विलिनियर मोशन, ये क्या होगा भाई, अगर कोई मुनहनी रास्ता है अगर हम उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा कर्विलिनियर मोशन, या फिर जिसको हम लोग मुनहनी हरकत कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये 2 भी जो टाइप्स है, ये 2 भी हमारे क्या कहेंगे, इंतकाली हरकत के यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा, एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन, गर्दिशी हरकत की मिसाल बताएं। ए, फॉलिंग ऑफ मैंगो फ्रॉम द ट्री यानी कि दरख्त से आम का गिरना। बी, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप यानी कि घूमने वाले जो लट्टू है उसकी हरकत। सी, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यानी कि एक सादा रखास की जो हरकत होगी वो हरकत। या फिर डी, मोशन ऑफ अ क्रैडल यानी कि झूले की हरकत। तो चलो बताइए गर्दिशी हरकत किसको कहेंगे हम, आपको पता होना चाहिए गर्दिशी हरकत किसको कहते हैं हम लोग, जब कोई जिस्म एक पॉइंट पर उसी के आगे पीछे नहीं, एक पॉइंट पर जब वो राउंड हरकत करेगा, गर्दिशी मूवमेंट उसको कहेंगे हम लोग। एक पॉइंट के अतराफ वो दायरवी हरकत करेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। अगर आप देखेंगे बचपन में आप लट्टू जो है भाई घुमाए होंगे तो जो लट्टू को जी हरकत होगी भाई वो होगी हमारी गर्दिशी हरकत। उसमें क्या होगा, लट्टू एक पॉइंट के अतराफ भी क्या करेगा, दायरवी हरकत करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा गर्दिशी हरकत या फिर रोटेटरी मोशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम फॉलिंग ऑफ मैंगो फ्रॉम द ट्री अगर हम देखेंगे दरख्त से गिरते हुए आम, तो वो कौन सी आएगा भाई, तो वो हमारे मुस्तकीमी हरकत में आएगा, ठीक है ना, सीधा एक मुस्तकीमी रास्ते में गिर रहा है वो। अगर हम लोग मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे भाई, सादा रखास की बात करेंगे जो घड़ी में होता है भाई रखास पेंडुलम, वो कौन सी हरकत में होगा भाई, तो वो एहतिजाजी हरकत में होगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोशन ऑफ क्रैडल देखेंगे भाई, वो भी आगे पीछे क्या करेगा, हरकत करेगा, वो भी एहतिजाजी हरकत में आएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा, द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। चले बताइए कि हमारे ट्रांसलेटरी मोशन के जो है भाई कितने टाइप्स है। ए, रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मुस्तकीमी हरकत। बी, कर्विलिनियर मोशन या फिर मुनहनी हरकत। सी, बोथ और डी, नन। चले बताइए, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं कि हमारी जो मेन जो 3 टाइप की हरकत हो जाएंगी वो हो जाएगी हमारी क्या कहेंगे हम लोग, इंतकाली हरकत, गर्दिशी हरकत और एहतिजाजी हरकत। अब बाकी के जो 2 टाइप बताए हम लोग, मुस्तकीमी हरकत और मुनहनी हरकत, ये हमारे मेन टाइप ऑफ हरकत नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी मेन टाइप ऑफ हरकत है एक ट्रांसलेटरी मोशन, उसी के जो हो जाएंगे भाई ये 2 उसके टाइप्स हो जाएंगे। ट्रांसलेटरी मोशन के जो 2 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे भाई, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। तो ये बोथ भी क्या है भाई, करेक्ट हो जाएगा। मुस्तकीमी हरकत किसको कहते हैं हम लोग, जब कोई जिस्म क्या कहेंगे हम लोग, एक ही क्या कहेंगे, ख़त मुस्तकीम में अगर हरकत में है तो वो मुस्तकीमी हरकत है, ठीक है ना। अगर कोई जिस्म कोई मुनहनी रास्ते पर हरकत में है तो वो कौन सी हरकत हो जाएगी, वो मुनहनी हरकत हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखने की चीज़ है। ये 2 भी हमारे इंतकाली हरकत की एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ओके ना, क्लियर है यहाँ तक। ट्रांसलेटरी मोशन या फिर इंतकाली हरकत, उसके 2 टाइप्स है, एक है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और बी है कर्विलिनियर मोशन यानी कि मोशन इन अ कर्व्ड पाथ, ओके। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया ना यहाँ तक, इंपॉर्टेंट है ये मोशंस तमाम, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, तो चलें क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चूज द ऑड एंड आउट। हमको ऑड एंड आउट निकालना है भाई, मतलब कि 3 एक जैसे हो जाएंगे, हमको एक अलग होगा, तो वो जो अलग है उसकी हमको ऑड जो होगा उसकी शनाख्त करनी है। ए, मोशन ऑफ अ बॉल यानी कि जो हमारी गेंद होगी उसकी हरकत। बी, मूवमेंट ऑफ बाईसाइकिल्स व्हील यानी कि जो हमारे साइकिल का पहिया होगा उसकी हरकत। सी, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन यानी कि जो हमारी ज़मीन है वो जो हमारे सूरज की तरफ हरकत करेगी वो हरकत। और डी, मोशन ऑफ अ बेल यानी कि जो हमारी घंटी है उसकी हरकत। तो चले बताइए ये 4 हरकतों में से आपको अलग हरकत कौन सी नज़र आ रही है।
3 कॉमन हरकतें हो जाएंगी इसके अंदर, एक अलग हो जाएगी। तो एक अलग जो है हमको उसकी शनाख्त करनी है। चलिए बताइए कौन सी जो हरकत हो जाएगी भाई वो अलग है ये 4 में से। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोशन ऑफ अ बेल। यानी कि जो हमारी घंटी की हरकत हो जाएगी भाई, जब हम घंटी को बजाएंगे तो वो आगे पीछे हरकत करेगी, विच मीन्स कि उसकी हरकत एहतिजाजी हरकत हो जाएगी। बाकी के जो 3 हैं भाई, वो तीनों की जो हरकत होगी, एक तो वो ट्रांसलेटरी होगी यानी कि एक तो इंतकाली हरकत होगी, और साथ ही साथ दूसरी जो हो जाएगी गर्दिशी हरकत हो जाएगी। कैसे? जब हम एक बॉल को किक करते हैं भाई, तो वो सामने का फासला तय करते हुए भी अपने ही जगह पर घूमते रहता है, यानी कि वो खुद घूमते हुए आगे सफ़र करेगा। वो उसका खुद का घूमना गर्दिशी हरकत है, आगे ट्रैवल करना वो उसका इंतकाली हरकत है। अगर हम बाईसाइकिल की व्हील की बात करेंगे तो पहले वो राउंड अपनी जगह पर क्या करेगा, हरकत करेगा, साथ ही साथ वो आगे भी बढ़ेगा। तो ये भी क्या वही सेम हरकत में हो जाएगा। अगर हम मूवमेंट ऑफ क्या कहेंगे, अर्थ अराउंड द सन देखेंगे, हम जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं, हम देख चुके हैं भाई हमारी ज़मीन क्या करेगी, खुद के महवर पर हरकत करते हुए सूरज की तरफ हरकत करेगी, यानी कि ये भी 2 तरह की मोशन में होगी। तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, जो घंटी की हरकत है वो अलग हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग अलग क्वेश्चन बता रही हूँ आपको बना के किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा, इकाई वक्त में किसी शय का तयशुदा फासला, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट, बी स्पीड, सी वेलोसिटी और डी डिस्टेंस। चले बताने की कोशिश करिए, अगर हमारा जो कोई जिस्म है भाई, वो इकाई वक्त में जो उसका तयशुदा फासला तय कर रहा है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम लोग नक़्ल मकान कहेंगे, क्या उसको हम लोग रफ्तार कहेंगे, या उसको हम लोग चाल कहेंगे, या फिर उसको हम लोग फासला कहेंगे? चले बताइए। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पीड यानी कि रफ्तार, विच मीन्स के इकाई वक्त में किसी शय का तयशुदा फासला क्या कहलाता है भाई, रफ्तार कहलाता है, स्पीड कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। रफ्तार की इकाइयों की अगर हम बात करेंगे तो उसको हस्ब मौक़े के हिसाब से भाई उसकी जो पैमाइश है मुख्तलिफ़ इकाइयों में की जाती है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हमारे रफ्तार की एसआई यूनिट हो जाएगी इकाई मीटर फी सानिया, यानी कि मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग आम इस्तेमाल शुदा अगर हम लोग इकाई की बात करेंगे तो हम लोग किलोमीटर पर आर यानी कि इकाई किलोमीटर फी घंटे को है भाई यूजुअल इस्तेमाल करते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं भाई कितने, अगर हम लोग कोई क्या कहेंगे, कोई एक मोटर बाइक है भाई, उसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं उसका स्पीड कितनी हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि डैश किलोमीटर पर आवर। तो आमशुदा जो है इकाई वो है किलोमीटर पर आवर, और ऐसा यूनिट में हमारा मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू ए 5/18 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 18/5 मीटर पर सेकेंड, सी 5/18 मीटर पर सेकेंड, और डी 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए बताइए कि जो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर होगा वो किसके मसावी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब हमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तब हमको क्वेश्चन में मीटर में और किलोमीटर में दे दिया जाता है। तब हमको सोल्यूशन लाने के लिए या तो उसको हम लोगों को सबको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो उसको हम लोग सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब हमको ये कन्वर्ट करना है भाई तो हमको ये फॉर्मूला वहाँ पे क्या होगा, इस्तेमाल में आएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5/18 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहाँ कैसा आ रहा है, ये हम किस तरह लेकर आ रहे हैं, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पता ही है जो हमारा 1 किलोमीटर होगा उसके अंदर 1000 मीटर्स हो जाएंगे, और जो हमारा 1 घंटा हो जाएगा भाई हम उसके अंदर हमारे 3600 सेकेंड हो जाएंगे। हमको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। हम किलोमीटर को मीटर में कर रहे हैं तो हमको घंटे को भी सेकेंड्स में करना होगा। जब हम इनको कर लेंगे, जब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1000 मीटर को जब हम लोग 3600 क्या कहेंगे हम लोग सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको क्वेश्चन दिया गया है, हमको हमारा जो आंसर है भाई उसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 5/18 लिखते हैं। अगर उसका उल्टा हो गया, अगर हमको उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 18/5 लिखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा, इफ़ ऑल पार्ट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन देन द मोशन इज कॉल्ड कंसिडर्ड एज, विच मीन्स कि अगर हरकत पजीर जिस्म के तमाम हिस्से हरकत की सिमत में हरकत करते हैं तो इस हरकत को क्या कहेंगे। क्वेश्चन समझिए, अगर कोई जिस्म हरकत में है तो वो जिस्म के जितने भी हिस्से होंगे ना वो तमाम हिस्से उसी सिमत में हरकत करेंगे। तो इस तरह की हरकत को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं। ए रोटेटरी मोशन या फिर गर्दिशी हरकत, बी ऑस्किलेटरी मोशन या फिर एहतजाजी हरकत, सी वाइब्रेटरी मोशन या फिर
जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, ताद्दुदी हरकत या फिर डी ट्रांसलेटरी मोशन या फिर इंतखाली हरकत। चले बताने की कोशिश करिए कौन सा मोशन हो जाएगा वो, यानी कि जो भी हमारा जिस्म है वो हरकत की सिमत में ही उसके तमाम हिस्से जो है भाई हरकत करेंगे। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंतखाली हरकत के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर मुतहर्रिक जिस्म के तमाम हिस्से हरकत की सिमत में हरकत करते हैं तो ऐसी हरकत को हम लोग इंतखाली हरकत कहेंगे। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। किसको कहेंगे हम लोग, इंतखाली हरकत को कहेंगे जब कोई जिस्म जो है भाई हरकत में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, हमको पता ही है जो हमारा इंतखाली हरकत है उसके दो अक़साम है, एक है ख़त मुस्तक़ीमी हरकत और दूसरा है मुनहनी हरकत। तो चलें ये टेबल हमको फिलअप करना है कि जो फ़ौजियों की परेड होगी वो कौन सी हरकत में आएगी। हमको पता ही है फ़ौजी क्या करेंगे भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे तो ये ख़त मुस्तक़ीम हो जाएगी। सड़क पर कार का मुड़ना, जब सड़क पर कार मुड़ेगी तो वो मुनहनी रास्ते को जाएगी भाई, तो ये मुनहनी ख़त में आ जाएगा। पत्थर का बुलंदी से नीचे गिरना, जब पत्थर या कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो एक फिक्स्ड लाइन में आएगी भाई, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने ये फिलअप किया हुआ है, आप लोग अच्छे से एक मरतबा उसको देख लीजिए या फिर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको आप लोग फिलअप करने की कोशिश करिए। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ इज़ नोन एज। एक मुतय्यना नुक्ते से किसी शय की आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, दाएं बाएं जानिब एक ही रास्ते पर हरकत को हम लोग क्या कहते हैं। ए ट्रांसलेटरी मोशन या फिर इंतखाली हरकत, बी कर्विलीनियर मोशन या फिर मुनहनी हरकत, सी ऑक्सिलेटरी मोशन या फिर एहतजाजी हरकत और डी रोटेटरी मोशन या फिर गर्दिशी हरकत। चले बताइए, नई किस्म है ये। हम लोग गर्दिशी हरकत देख लिए, हम लोग इंतखाली हरकत देख लिए, ओके ना, हम लोग मुनहनी हरकत देख लिए। ये एक नई किस्म की हरकत है जहाँ पर क्या करेगा भाई, कोई एक जिस्म जब हरकत करेगा तो एक मुतय्यना नुक्ते के अतराफ या तो उसके आगे पीछे हरकत करेगा, या तो उसके ऊपर नीचे हरकत करेगा, या उसके दाएं बाएं हरकत करेगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिलेटरी मोशन, जिसको हम लोग एहतजाजी हरकत कहते हैं। जितने भी एग्जाम्पल से देखे हैं, सेविंग मशीन है भाई, जब हम इसको चलाएंगे तो ऊपर नीचे हरकत करेगी वो सुई। अगर हम लोग झूले की बात करेंगे, झूला देंगे तो आगे पीछे हरकत करेगा वो। अगर हम लोग पेंडुलम की बात करेंगे तो वो भी आगे पीछे हरकत करेगा। अगर हम लोग टेबल फैन की बात करेंगे तो वो भी दाएं बाएं हरकत करेगी। तो ये जो हरकतें हैं भाई एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे, ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं, इस हरकत को हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन या फिर एहतजाजी हरकत के नाम से जानते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं ये हमारे टेक्स्ट बुक से ही बहुत सारे मैंने तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस है वो पूरे टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। तो अच्छे से याद रख लीजिए एहतजाजी हरकत किसको कहेंगे हम लोग। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैविंग द बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, यानी कि मंदर झेल में से कौन इंतखाली और गर्दिशी हरकत में है, निशानदही करे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, वो इंतखाली हरकत में भी होगा और साथ ही साथ वो गर्दिशी हरकत में भी होगा। यानी कि कोई एक जिस्म क्या होगा, एक साथ दो तरह की हरकतों में वो पाया जाएगा। एक तो इंतखाली हरकत भी होगी, दूसरी उसकी गर्दिशी हरकत भी होगी। तो ए द मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ रोड, यानी कि रोड पर किसी कार का पहिए की हरकत। बी मोशन ऑफ अ ड्रिल बीट, यानी कि जो हम ड्रिलिंग करके जो सुराख बनाते हैं भाई वो मशीन की हरकत। सी मोशन ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी कि सूरज के अतराफ जो भी हमारे सैयारे गर्दिश करते हैं उसकी हरकत, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चले बताइए, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा और मेरे ख्याल से आप लोग इसका आंसर कर भी चुके होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीन भी जो हरकत हैं भाई, ये तीन की तीन हरकत हम लोग किस में आएंगे, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी दोनों में होंगे। यहाँ पे देखिए हमको ये बॉक्स फिलअप करना है भाई। जो पंखे की हरकत होगी भाई वो क्या होगी, सिर्फ गर्दिशी हरकत होगी, वो किसी नुक्ते के अतराफ दायर भी हरकत करेगा, ठीक है ना, वो हो गया हमारी गर्दिशी हरकत या फिर रोटेटरी मोशन। ठीक है, अगर हम लोग कमान की बात कर रहे हैं भाई, जो कमान अगर हम लोग किसी को तीर मार रहे हैं कमान से तो ये एक सीधा डायरेक्शन में क्या कहेगी भाई, क्या कहेंगे हम लोग, एक स्ट्रेट पाथ में हरकत करेगी, तो वो हो जाएगी हमारी क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अगर हम सूरज की अतराफ सैयारों की हरकत देखेंगे तो दो भी हो जाएगी, ट्रांसलेटरी भी हो जाएगी, रोटेटरी भी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम ड्रिल मशीन की हरकत देखेंगे वो भी ट्रांसलेटरी भी हो जाएगी और रोटेटरी भी हो जाएगी। अगर हम साइकिल के पहिए की बात करेंगे तो एक तो वो खुद की भी क्या करेगा भाई, गर्दिशी हरकत करेगा, साथ ही साथ वो आगे की जानिब यानी कि क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन में भी होगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एग्जाम्पल दे के पूछ सकता कि ये कौन से मोशन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन अ बॉडी इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि मंदर झेल में से कौन सा सही है जब कोई जिस्म मुस्तकिली हरकत में है। अब क्वेश्चन समझिए, एक कोई जिस्म है भाई
ठीक है ना, वो मुस्तकिली हरकत में यानी कि एक स्ट्रेट पाथ में वो हरकत कर रहा है, जब क्या सही हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना भी वो फासला तय करेगा वो उसके नखले मकान के मसावी हो जाएगा। बी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो भी हमारा स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा भाई वो हमारे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। सी मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ एक्सेलरेशन, यानी कि जो इसरा होगा भाई उसके इक्वल जो होगा स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा, या फिर बोथ ए एंड बी दो करेक्ट है। चलिए बताइए, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड टू आर करेक्ट। कैसे हो जाएगा ये भाई, चलिए हम देखते हैं। अब पहले अगर हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस में क्या फ़र्क है वो आपको पता होना चाहिए। मेरे को मेरे घर जाना है भाई, मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा घूमते फिरते क्या है डिस्टेंस ट्रैवल करके मेरे घर तक पहुँच रही हूँ, ये मेरा डिस्टेंस ट्रैवल है मैंने किया सो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट उसको कहेंगे हम लोग जो एक स्ट्रेट लाइन में होगा जिसकी सिमत होगी भाई। डिस्प्लेसमेंट की सिमत होती है, डिस्टेंस की सिमत नहीं होती। अगर मैं एक सेम फासले में अगर मैं हरकत कर रही हूँ और साथ ही साथ मतलब मैं स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस भी सेम ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन में जा रही, ठीक है ना। हमको पता है ये डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। अगर मैं रफ्तार और वेलोसिटी की बात करूँगी तो रफ्तार वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीड हम लोग कहीं भी हो सकती है भाई, लेकिन वेलोसिटी का एक सही सिमत होती है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में क्या करें भाई हरकत करते हुए जा रही हूँ तो मेरी जो क्या कहेंगे हम लोग वेलोसिटी होगी और स्पीड होगी वो भी सेम हो जाएगी, ठीक है ना। ये सेम क्यों हो जाएंगे भाई, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है वो एक सिमत को फॉलो करेंगे। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊँगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक हो जाएंगे। अगर मैं एक ही रास्ते पर क्या करेंगे भाई स्पीड में जाऊँगी तो स्पीड और वेलोसिटी दो भी हमारे सेम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा, अ बॉय इज लाइकिंग इन अ क्राउडेड प्लेस हैविंग विच काइंड ऑफ द फॉलोइंग मोशन। एक लड़का भरी हुई जगह पर साइकिल चला रहा है, भीड़ भाड़ी वाली जगह पर वो साइकिल चला रहा है। तो बताइए इसमें दर्ज झेल हरकत किस किस्म की होगी। ए रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मुस्तकीमी हरकत, बी यूनिफॉर्म मोशन या फिर हमवार हरकत, सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर गैर हमवार हरकत, और डी ए एंड बी। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमको पता ही है, आपने भी साइकिल चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, कार चलाई होगी भाई। तो जब हम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होते हैं भाई तो हमारी हरकत क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी कि इक्वल हम लोग टाइम में इक्वल फासला तय नहीं करेंगे भाई। कभी हमको क्या कहेंगे रुकना पड़ेगा, कभी चलना पड़ेगा, जिधर से जगह मिलेगी उधर से घुस जाएंगे हम लोग। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा या फिर जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, विच मीन्स कि हम लोग सेम वक्त में सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है। हाँ वही अगर रास्ता साफ हो भाई कोई नहीं है तब हम लोग एक ही सेम स्पीड से जा सकते, लेकिन जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे है तो वहाँ पे सेम स्पीड में सेम फासला हम लोग तय नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक। तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई अगर साइकिल चला रहा है लड़का तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी या फिर जो उसकी हरकत हो जाएगी वो नॉन यूनिफॉर्म में होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा, बिगेस्ट यूनिट ऑफ अ टाइम अमंग द फॉलोइंग। दर्ज दिल में से वक्त की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ए डिकेड, बी मिलेनियम, सी परसेक और डी सेंचुरी। चले बताइए कि हस्ब ज़ेल में से कौन सी जो हो जाएगी हमारे क्या कहेंगे हम लोग वक्त की एक बड़ी इकाई हो गई। बड़ी इकाई तो बहुत सारे हैं भाई, लेकिन हमको जो दिए गए हैं उनमें से बड़ी पहचानना है। हमको जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ी कौन सी है वो बताना है। क्या डिकेड है, क्या मिलेनियम है, क्या परसेक है या फिर सेंचुरी है। चले बताइए क्या हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर आपको 1-2 के बारे में पता होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं। आई थिंक आपको सेंचुरी के बारे में मालूम होगा, डिकेड के बारे में मालूम होगा, तो आप यहाँ पे ऑड एंड आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिलेनियम, ठीक है ना। हम अगर देखेंगे तो चारों में से सबसे बड़ी जो यहाँ पे इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी मिलेनियम, जो कि हमारी टाइम की इकाइयाँ हैं। ये पूरे की पूरे जो है ये टाइम की इकाइयाँ हैं भाई। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 1, ठीक है ना, 1 ईयर, 1 डिकेड, 1 सेंचुरी एंड 1 मिलेनियम, ठीक है ना। देखिए आप लोग 1 सेकंड में कितने मिली सेकेंड्स होंगे, 1 मिनट में कितने क्या कहेंगे सेकंड्स होंगे, 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे। तो इस तरह ये बढ़ती हुई तरतीब में रखा गया है। और सबसे आखिरी में आएगा मिलेनियम, यानी कि 1000 साल। 1000 साल जब वक्त हो जाएगा तो हम उसको मिलेनियम कहेंगे, ठीक है ना। 100 साल को हमको पता ही है सेंचुरी कहते हैं, 10 साल को हम लोग डिकेड कहते हैं, 12 महीनों को हम लोग 1 साल कहेंगे। ये तो सबको पता ही है, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रख लीजिए। ये तमाम जो है हमारे टाइम के इकाइयाँ हो जाएंगे। सबसे बड़ी हो जाएगी मिलेनियम। 1 मिलेनियम इज इक्वल्स टू 1000 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा, नाउअडेज टाइम इज़ मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग विच क्लॉक। आजकल वक्त को किस घड़ी से दुरुस्त तरीके से नापा जा रहा है या उसकी पैमाइश की जा रही है। ए स्टॉप वॉच, बी वाटर क्लॉक्स,
सी एटॉमिक क्लॉक्स और डी सन क्लॉक्स। तो चले बताने की कोशिश करिए कि आजकल जो है भाई नई टेक्नोलॉजी, नए जनरेशन के लोग किस घड़ी के ज़रिए भाई हमारे जो टाइम है उसकी एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि बिना कोई गलती शक व शुबा के हम लोग एक्यूरेटली जो है भाई टाइम को मेजर कर सकते हैं। कौन सी घड़ी के ज़रिए? क्या उसको हम लोग स्टॉप वॉच कहेंगे, उसके ज़रिए कर सकते हैं, वॉच क्लॉक के ज़रिए कर सकते हैं, एटॉमिक क्लॉक के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर सन क्लॉक के ज़रिए कर सकते हैं भाई। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एटॉमिक क्लॉक्स। आजकल जो है भाई एटॉमिक क्लॉक्स के ज़रिए जो है ख़ासकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक्यूरेटली टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। ये चार भी जो है भाई टाइम को मालूम करने के ही क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, आलात है बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इनमें सबसे एक्यूरेटली जो क्या कहेंगे हम लोग वक्त की पैमाइश करेगा वो होगा हमारा एटॉमिक क्लॉक्स। और जो हमारा सन क्लॉक है आपको पता ही होगा ये किस बेस पे काम करता है, तो ये साये के बेस पर काम करता है। यानी कि जो सन क्लॉक होगा भाई उसको वो लोग सूरज की क्या कहेंगे हम लोग सूरज के नीचे रख देंगे, तो जब जब वो साया बताएगा, साया जिस चीज़ पर पड़ेगा या फिर उसके अंदर नंबर्स होते हैं भाई, तो खुद ब खुद वो साया क्या करेगा उस नंबर पर पड़ेगा जो हमको बताएगा कि क्या टाइम हो रहा है। हम सन क्लॉक के बारे में इंशाल्लाह हमारे एक नेक्स्ट चैप्टर में है, उसमें हम लोग देखेंगे सन क्लॉक के बारे में, इम्पॉर्टेंट है ये। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा, द डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर इज मेजर यूजिंग डैश। किलोमीटर में तयशुदा फासले की पैमाइश की जाती है, ए ओडोमीटर से, बी स्पीडोमीटर से, सी एक्सेलेरोमीटर से, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबो। तो हमको बताना है कि अब हम लोग क्या है भाई किलोमीटर में फ़ासला तय कर रहे हैं, तो जो उसकी पैमाइश होगी वो हम कौन से आले के ज़रिए करेंगे। क्या उसको हम लोग ऑडोमीटर के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग स्पीडोमीटर के बारे में नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग एक्सेलरोमीटर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो अगर आप लोग कार वार चलाए होंगे या देखे होंगे तो वहाँ पर जो है भाई सामने दो तरह के मीटर्स लगे हुए होते हैं। एक तो होता है उसके अंदर हमारा ऑडोमीटर और दूसरा होता है हमारा स्पीडोमीटर, ठीक है ना। वो दोनों में भी बताता है भाई हम कितना किलोमीटर का फासला तय करें और हम कितने स्पीड से चल रहे हैं। तो हमको किलोमीटर की बात की जा रही है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ओडोमीटर। जो ओडोमीटर होता है भाई उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी तयशुदा फासले की पैमाइश किलोमीटर्स में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑडोमीटर में क्या बताएगा भाई कितने किलोमीटर्स हम लोग फासला तय किए हैं, ठीक है। और जो हमारा स्पीडोमीटर बताएगा हमारा स्पीड, यानी कि कितने स्पीड से हम लोग कितने किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। ये दो भी जो होते हैं भाई ये हमारे क्या कहेंगे हम लोग बाइक्स में, मोटर बाइक्स होने दें या फिर कार्स वगैरह, हर जगह जो होते हैं ये मीटर्स का जो है भाई इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ओडोमीटर में हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल इन आवर्स की पैमाइश करते हैं, और स्पीडोमीटर में हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे या फिर टाइम की मेजरमेंट करेंगे, स्पीड की देखेंगे। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द डिस्प्लेसमेंट। नकल मकानी के हवाले से गलत बयान का इंतखाब करें। ए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कोई दो पॉइंट्स है भाई ए और बी, उनके दरमियान जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, जो सबसे कम फासला रहेगा भाई, और साथ ही साथ वो एक डायरेक्शन में रहेगा, क्या उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। या फिर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सी, फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r यूनिट्स। यानी कि जब हम लोग एक दायरे के अंदर पूरा एक कंप्लीट दायरे का हम लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई 2 यूनिट्स हो जाएगा। या फिर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, तो इनकरेक्ट की बात की जा रही है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 2πr यूनिट्स। गलत हो जाएगा ये। आपको डिस्टेंस के बारे में, मतलब डिस्टेंस और हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट फ़र्क ही इतना है। डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, कितना हम लोग फासला तय कर लिए उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, कितना हम नकल मकान हुए, यानी कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, हमारी नकल मकानी कितनी हुई। जब हम एक सर्किल को कंप्लीट कर लेंगे भाई, अगर हम ए पॉइंट से लेकर फिर ए पॉइंट तक आएंगे तो नकल मकान कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। क्यों, नकल मकान कुछ हुआ ही नहीं भाई हमारा। हम डिस्टेंस तो ट्रैवल कर लिए लेकिन हम जगह से पोजीशन हमारी चेंज हुई क्या, नहीं हुई। तो एक कंप्लीट सर्किल के अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एक कंप्लीट के लिए 0 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में क्या बताया गया 2r बताया गया। 2r कब हो जाएगा भाई, जब हम लोग कोई डिस्टेंस जो है भाई सेमी सर्किल का अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई एक दायरे को हम लोग निस्फ ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2r जो हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जब उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ए पॉइंट से लेकर फिर ए पॉइंट पे आ रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वहाँ पे
शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कोई नकल मखानी कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट अबाउट एक्सेलरेशन। अब हमारे एक्सेलरेशन के ताल्लुक से गलत बयान की निशानदही करनी है। एक्सेलरेशन यानी कि इसरा के ताल्लुक से, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। हमारे जो क्या कहेंगे हम लोग, रफ्तार की कोई जिस्म के रफ्तार के शिरा में होने वाली तब्दीली को हम लोग इसरा कहेंगे। या फिर बी एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। या फिर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये भी सही है। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी जो है भाई हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये गलत क्या है, तो ए इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ये गलत है भाई। स्पीड की शिरा में तब्दीली को हम लोग एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, वेलोसिटी की जो तब्दीली में शिरा होगी उसको कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखिए रफ्तार और चाल में फ़र्क है क्या है भाई। तो हमारी जो चाल होगी, जो हमारी चाल हो जाएगी और हमारी जो क्या कहेंगे हम लोग क्या कहें रफ्तार हो जाएगी, उनमें एक डिफरेंस है, एक फ़र्क है मेजर उसके अंदर। आप लोग क्या करिए, उर्दू में याद मत रखिए चाल और रफ्तार, कभी स्पीड को चाल दे देता, कभी वेलोसिटी को चाल दे देता, तो आप लोग इंग्लिश में याद रखिए। जो हमारा इसरा हो जाएगा वो वेलोसिटी की शिरा में तब्दीली हो जाएगी, ना कि स्पीड की। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है भाई वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होती है और हमारा इसरा भी क्या होगा, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होगा। ये दो भी हमारे वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी के अंदर जो तब्दीली आएगी उसको हम लोग कहेंगे इसरा, ना कि स्पीड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। हमारे न्यूटन के पहले कानून हरकत को ये भी कहा जाता है। ए लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जमूद का कुलिया, बी लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर मेयारी हरकत का कुलिया, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ द अबव। चले बताइए, बताने की कोशिश करिए कि जो हमारे न्यूटन ने हमारे जो 3 कुलिये दिए हैं, तो उसका जो पहला कुलिया है लॉ ऑफ मोशन, वो किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये 3 भी कुलियात एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में ना सही, लेकिन इसका डेफिनेशन और इसकी क्या कहेंगे हम लोग एप्लीकेशन ज़रूर पूछ लेता। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जमूद का कुलिया। भाई जमूद का कुलिया क्या है, अगर किसी जिस्म पर मुहासिला क़ुव्वत हो और ये जिस्म हालत सुकून में हो तो हालत सुकून में ही रहेगा, और कोई जिस्म पहले से हरकत में है तो वो हालत हरकत में ही रहेगी। लिहाजा ये कुलिया हरकत को हम लोग यूँ लिख सकते हैं भाई वो छोड़ दो। लिहाजा जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत सिफर हो तो हम कह सकते हैं कि जिस्म तवाज़ुनी हालत में है, तब इस वक्त जबकि जिस्म पर अमल करने वाली हासिला क़ुव्वत सिफर हो, हम कहते हैं ये जिस्म हालत तादिल में पाया जाता है। न्यूटन का पहला कुलिया जमूद का कुलिया भी कहलाता है। ये इतने सारी किताबी लैंग्वेज छोड़ दो भाई, ठीक है ना, मैं आपको आसानी से बोलूँगी। जमूद का कुलिया किसको कहेंगे हम लोग, इनर्शिया क्या है हमारे अंदर होता है, हर चीज़ में इनर्शिया मौजूद होता है, जमूद मौजूद होता है। वो क्या करता है, कोई भी जिस्म को जिस हालत में वो है उस हालत में रखने की कोशिश करता है, ज़िद्दी होता है भाई। अगर कोई जिस्म हालत सुकून में है तो वो कोशिश करेगा कि वो हालत सुकून में ही रहे, अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है तो वो कोशिश करेगा कि वो जिस्म हालत हरकत में ही रहे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जमूद कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, जिसमें क्या जो जमूद है मुनहसिर होता है किस पर, ए उसके शेप या फिर उसके साख्त पर, बी वॉल्यूम या फिर उसके हजम पर, सी मास या फिर उसके कमियत पर, या फिर डी बेज एरिया या फिर उसका जो एरिया हो जाएगा, रकबा हो जाएगा, बुनियादी रकबा, उस पर डिपेंड करेगा इनर्शिया। चले बताइए, अगर कोई जिस्म है भाई उसके अंदर इनर्शिया है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी भी क्या कहेंगे हम लोग चीज़, हर चीज़ में इनर्शिया होता है भाई, तो वो इनर्शिया है भाई डिपेंड करेगा उस चीज़ के कमियत पर। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा उस चीज़ की कमियत होगी या फिर उस ऑब्जेक्ट की कमियत होगी उसके अंदर उतना इनर्शिया जो है भाई पाया जाएगा। इनर्शिया क्या है भाई, एक तरह की ज़िद है। अगर कोई जिस्म हालत सुकून में है तो वो उसको उसी में रखेगा, अगर वो हालत हरकत में है तो वो उसको उसी में रखेगा। दरअसल जमूद मादे की वो खुसूसियत है जिसके मादे अपनी हालत की तब्दीली की मुखालिफत करता है। ये खुसूसियत शय की कमियत पर मुनहसिर होती है। कार का जमूद साइकिल के मुकाबले में इसलिए ज़्यादा है कि इसकी कमियत साइकिल से ज़्यादा है। शय की कमियत दरअसल जमूद का पैमाना है। हम जानते हैं कि कमियत की इकाई क्या है भाई, एसआई यूनिट में किलोग्राम में। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिए। अब जमूद कैसा पड़ेगा, अगर आप लोगों को, अब मैं हूँ भाई, मेरे सामने साइकिल भी रखी हुई है और मेरे सामने कार भी रखी हुई है, मैं धक्का देकर किसको हटा सकती हूँ, साइकिल को हटा सकती हूँ या फिर कार को हटा सकती हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैं किसको हटाऊंगी भाई, किसका जमूद कम होगा, तो साइकिल का जमूद कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। और हमारे कार का जमूद ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा, हमको फॉलोइंग पेयर मैच करना है भाई। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि हालत सुकून का हम जमूद को
उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि हालत हरकत में जमूद होगा वो, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि सिमत का जमूद। ये तीनों को हम लोग, तीन जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं उससे हमको मिलाना है कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। क्या वो पैसेंजर फॉल्स साइडवर्ड्स, हॉर्स राइड फॉल्स बैकवर्ड, और द सीलिंग फैन मूव फॉर फ्यू सेकेंड्स व्हेन वी स्विच ऑफ इट। चले बताइए क्या हो जाएगा इसका जवाब, जोड़ने की कोशिश करिए। अब मैं जमूद अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ख़ास बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए जो हो जाएगा हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो है एल, ठीक है ना। बी एम हो जाएगा, और सी जो हो जाएगा के हो जाएगा। अब कैसे होगा ये, तो देखिए जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि हम रेस्ट की हालत में, हम बस में बैठे हुए हैं भाई, बस में हम लोग रेस्ट की हालत में, जब हमारी बस चलेगी तो हमारा जमूद क्या करेगा भाई, हमको हरकत करने से रोकेगा, यानी कि हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो क्या करेगा, हमको बैकवर्ड की तरफ खींचेगा। तो जब बस चालू होगी भाई, जब बस आगे की तरफ बढ़ेगी हमको बैक का झटका लगेगा। सेम वही अगर हम लोग देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जब हमारी बस दाएँ मुड़ेगी तो हमारा जमूद क्या करेगा, हमको अपोजिट डायरेक्शन में गिराएगा, यानी बाएँ जानिब गिराएगा। सेम वैसे ही हम लोग अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो जब कोई फ़ैन है भाई, वो फ़ैन क्या है, हरकत में है। अब उसका जमूद क्या करेगा, उसको हरकत में ही रखने की कोशिश करेगा, बावजूद इसके कि हम फ़ैन बंद कर चुके हैं, वो फ़ैन क्या करेगा, थोड़ी देर तक हरकत में रहेगा। तो वो क्या है, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड इन। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जो कि हमारे क्या कहेंगे, हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये हम कहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, जो हमारी रॉकेट या मिसाइल वर्क करती है वो उसका प्रिंसिपल में वर्क करेगा। या फिर द फॉर्मूला टू फाइंड द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ अ गन, यानी कि किस गन की कोई रिकॉल वेलोसिटी मालूम करनी है तो वहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। या फिर अ फ्लाइंग बर्ड एंड अ स्विमिंग इन वाटर, यानी कि हवा में उड़ती हुई परिंदा या फिर कोई पानी में तैरता हुआ जिस्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम पर हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड होगा लॉ। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये लॉ क्या बयान करता है भाई, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है ना। ये लॉ क्या बयान करता है हमको, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नथिंग बट एक्शन एंड रिएक्शन है, थर्ड लॉ है हमारा। ये क्या करेगा भाई, ये बताएगा कि जब हम लोग जितना हम लोग एक्शन करेंगे, सेम हमको क्या करेगा, वो रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे रॉकेट में बड़ी हुई जो गैसेस है भाई, वो गैसेस क्या करेगी, नीचे की तरफ क्या करेगी, वो क्या करेंगे, धुआं छोड़ेगी, या फिर आग की वजह से नीचे धुआं छोड़ेगी। वो जितना भी नीचे की तरफ हरकत करेगी, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ऊपर की जानिब रॉकेट को उठाएगा। यानी कि नीचे जितना हम हॉट एयर जो होगा नीचे की तरफ जाएगी, उसी ज़्यादा हो क्या रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग किसी को गन से गोली मारते हैं, आप लोग देखे होंगे हमारा हाथ पीछे की तरफ झटका मारता है। क्यों, क्योंकि हम जितना पीछे की तरफ झटका देंगे उसको, जो आगे की जो गन है भाई उतनी ही स्पीड से आगे जाएगी। तो ये एक्शन का रिएक्शन है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये तीन भी जगहों पर जो है हमारा थर्ड लॉ का जो है भाई एप्लीकेशन होता है हमारे किसके, न्यूटन के। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा, व्हेन अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई आइडेंटिफाई द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, यानी कि जब कोई परिंदा है आसमान में उड़ रहा है तो अमल और रद्द अमल की क़ुव्वतों को पहचानिए। चले बताइए, फोर्स अप्लाइड बाय द बर्ड ऑन एयर इज एक्शन, यानी कि जो हमारी परिंदा हवा में जो हमारा क्या करेंगे, तवानाई मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो जो होगा उसका एक्शन हो जाएगा। बी, फोर्स अप्लाइड बाय द एयर ऑन बर्ड इज रिएक्शन, यानी कि जो भी हमारी हवा है अब वो जो हमारे बर्ड के ऊपर फोर्स डालेगी वो रिएक्शन हो जाएगा। या फिर सी, फोर्स अप्लाइड बाय द बर्ड ऑन एयर इज रिएक्शन, यानी कि जो हमारी बर्ड है, हमारा परिंदा है, हवा में जो उन्हें फोर्स अप्लाई कर रहा है वो रिएक्शन हो जाएगा। या फिर डी, फोर्स अप्लाइड बाय द एयर ऑन बर्ड इज एक्शन, यानी कि जो हमारी हवा है वो जो हमारी बर्ड के ऊपर क्या करेंगे क़ुव्वत डाल रही है, वो उसका एक्शन हो जाएगा। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे, ए और 2। याद रखिए, उड़ने का प्रिंसिपल बता रही हूँ मैं आपको। परिंदे किस वजह से उड़ते हैं भाई, परिंदे क्या करते हैं, अपने पंखों की वजह से क्या करते हैं, अपने विंग्स के ज़रिए क्या करते हैं, जो भी हवा होगी उसको डाउनवर्ड पुश करेंगे, जो भी हवा होगी उसको नीचे की तरफ वो पुश कर रहे हैं। तो हमारी हवा क्या करेगी भाई, एहसान नहीं रखेगी, वो भी क्या करेगी, तुम जितना वो नीचे की तरफ उसको पुश करेंगे, हवा क्या करेगी उसके रिएक्शन में उसको उतना ऊपर की तरफ उठाएगी। तो यही क्या है, प्रिंसिपल है उड़ने का भाई। जितना हवा को नीचे की तरफ डाउनवर्ड उसको हम करने की कोशिश करेंगे, हमारी हवा भी क्या करेगी, हमको उतना ऊपर की तरफ उठाएगी। तो ये प्रिंसिपल बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा, अ बॉल इज रोलिंग डाउन एट अ स्लोप एट अ स्पीडी स्पीड,
स्पीडी नहीं आया, स्टीडी आना चाहिए, ठीक है ना, स्टीडी आना चाहिए। बॉल इज रोलिंग डाउन एट अ स्लोप एट स्टीडी स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक गेंद जो है एक ढलान पर मुस्तहकिम रफ्तार से नीचे गिर रही है, दर्ज झेल में से कौन सा कौल दुरुस्त है। ए फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड फोर्स, कि जो हमारी फॉरवर्ड फोर्स होगी वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगी। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल आर बैलेंस्ड, यानी फिर जितनी भी उसमें हरकत कर रही है भाई क़ुव्वतें, वो तमाम जो है भाई तवाज़ुनी हालत में होगी। सी देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, यानी कि कोई भी जो फोर्स है भाई वो हमारे बॉल पे एक्ट नहीं करेगी। या फिर डी देयर इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ से जो है भाई गैर तवाज़ुनी हालत है। क्वेश्चन समझिए पहले, उन्हें क्या बोल रहा है। एक बॉल ढलान सतह पर मुस्तहकिम हरकत में हरकत कर रहा है, यानी कि क्या है, उसकी जो स्पीड है ना वो कम है ना वो ज़्यादा है, वो सेम है। बात जब सेम है तो हमारा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज जीरो देन टू कंडीशन इज अप्लाइड, यानी कि जो भी हमारे जिस्म पर फोर्सेस अमल कर रही है तो जब जीरो होंगी तब क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल बी एट स्टेडी स्टेट, यानी कि जो हमारा जिस्म होगा वो मुस्तहकिम हालत में होगा। या फिर बी द ऑब्जेक्ट विल मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी कि एक कॉन्स्टेंट स्पीड में जो है भाई वो हरकत करेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉलो होगा भाई, हमारा ऑब्जेक्ट टू जो है यहाँ पे फॉलो अप हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो भी हमारा जिस्म रहेगा उसके ऊपर जो क्या कहेंगे जितनी भी क़ुव्वतें हरकत कर रही है वो बैलेंस्ड हालत में है, जिस वजह से क्या है या तो वो मुस्तहकिम हालत में होगा या फिर वो सेम रफ्तार के साथ जो है भाई हरकत करेगा। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया क्वेश्चन। बैलेंस्ड रहने की वजह से क्या होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, इस तरह उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा नहीं होगी, एक बैलेंस्ड वे में वो हरकत करेगा। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा, इफ़ अ मैन जंप आउट फ्रॉम अ बोट द बोट मूव्स, अगर कोई आदमी कश्ती से छलांग लगा दे तो कश्ती हरकत करती है। अब मैं बैठी हुई हूँ कश्ती में, ठीक है ना, अब मैं कश्ती से जो है भाई बाहर की तरफ छलांग लगा रही हूँ, तो कश्ती की हरकत क्या होगी भाई, किस तरफ वो हरकत करेगी कश्ती। ए फॉरवर्ड सामने की तरफ आएगी वो, बी स्लाइडवर्ड यानी कि बाजू इधर उधर जाएगी वो, फिर सी बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ जाएगी वो हरकत करेगी, या फिर डाउनवर्ड या फिर नीचे की तरफ अंदर चले जाएगी वो। चले बताइए, अगर कोई आदमी हो या कोई शख्स हो कश्ती से छलांग लगा रहा है तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैकवर्ड। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हमारा जो न्यूटन है उसका थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है भाई, एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। व्हेन द मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट ही अप्लाइज फोर्स ऑन द बोट ड्यू टू विच बोट मूव्स द बैकवर्ड, यानी कि जब हम उतर रहे हैं छलांग लगा रहे हैं तो मैन की तरफ से क्या किया जा रहा है, बोर्ड पर हरकत, बोर्ड को पीछे धकेला जा रहा है भाई। पीछे धकेलना बोर्ड को एक्शन है भाई, जब हमारे पैर से हम लोग बोर्ड को पीछे धकेल रहे हैं वो तो एक्शन होगा भाई। बोर्ड क्या करेगी भाई, उसको पूरा की पूरा एहसान उसका चुकता करेगी, सेम हालत में क्या करेगी, उसको सामने की तरफ धकेलेगी। इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड का सामने की तरफ धकेलना क्या है, उसका रिएक्शन हो जाएगा बोर्ड का, और आदमी का उसको पैर से पीछे की तरफ करना एक्शन हो जाएगा। जब बोर्ड को वो पीछे की तरफ हरकत देगा, पीछे की तरफ ढकेलेगा, तो बोर्ड भी क्या करेगी, उसको रिएक्शन में सामने की तरफ ढकेलेगी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बोर्ड कहाँ पे हरकत करेगी, पीछे की तरफ हरकत करेगी। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लीनियर मूवमेंटम, दर्ज में से कौन सी ख़तई मियारी हरकत की इकाई है। ख़तई मियारी हरकत लीनियर मूवमेंटम, ए किलोग्राम, बी किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डी किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चले बताइए, लीनियर मोमेंटम की बात की जा रही है तो हम लोग हमारा क्या कहेंगे, कुलिया नंबर 1 देख चुके हैं भाई, इनर्शिया, ठीक है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। कुलिया नंबर 3 देख चुके हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर एक्शन रिएक्शन है। तो बचा हुआ दूसरा कुलिया क्या है, यही है लीनियर मोमेंटम। जो हमारे न्यूटन का दूसरा कुलिया है उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं भाई। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो हमारा लीनियर मोमेंटम है भाई वो क्या है, वो नथिंग बट कमियत इंटू रफ्तार का हासिल ज़रब है। यानी कि हमारा मियारी हरकत किसको कहेंगे हम लोग, हमारा मास और रफ्तार के हासिल ज़रब को कहेंगे भाई। इस इंपॉर्टेंट है क्योंकि रफ्तार सिमती मकदार है, ठीक है ना। हमको पता ही है जो हमारी रफ्तार है या फिर हमारी जो वेलोसिटी है जिसको हम लोग कह रहे हैं वो हमारी सिमती मकदार है, इसीलिए हमारी मियारी हरकत भी क्या हो जाएगी, सिमती मकदार हो जाएगी। और मियारी हरकत की सिमत भी किधर होगी, रफ्तार की सिमत में होगी। और मियारी हरकत की इकाई क्या है एसआई यूनिट में, तो क्या कहेंगे हम लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ये याद रखिए अच्छे से। लीनियर मोमेंटम या फिर जिसको हम लोग कहेंगे मियारी हरकत, P = m/v है, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा, 1 ग्राम ऑफ वेट और 1 ग्राम ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू,
1 ग्राम वज़न या फिर 1 ग्राम फोर्स या फिर क़ुव्वत किसके मसावी होगी। आप लोगों को यूनिट्स देखना ज़रूरी है, ग्राम है, किलोग्राम है, आपको इम्पॉर्टेंट है, ये मीटर है, सेंटीमीटर है, यही इसी का खेल है यहाँ पर। तो हमको 1 ग्राम ऑफ वेट की बात की जा रही है और 1 ग्राम ऑफ फोर्स की बात की जा रही है। तो 9.8 न्यूटन के मसावी हो जाएगा वो, या फिर 9.80 डाइन के मसावी हो जाएगा, या फिर 9.8 डाइन के मसावी हो जाएगा, या फिर 980 न्यूटन के मसावी हो जाएगा। चलिए बताइए किसके मसावी हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ वेट और 1 ग्राम ऑफ फोर्स। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 980 डाइन। ठीक है, 980 डाइन जो है भाई 1 ग्राम या फिर एक क्या कहेंगे हम लोग फोर्स के मसावी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम लोग न्यूटन की बात करेंगे भाई, तो न्यूटन कितना हो जाएगा, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 0.00898 न्यूटन। इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग न्यूटन का ग्राम्स में बात करेंगे हम, तो 0.0098 में आएगा। जब हम लोग डाइन्स की बात करेंगे ग्राम्स में, तो 980 डाइन्स हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है। ग्राम में पूछा जा रहा है तो डाइन ज़्यादा हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर हम क्या कहेंगे हम लोग किलोग्राम में पूछा जाता था ना, तो न्यूटन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है न्यूटन की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी किलोग्राम पर क्या कहेंगे हम लोग, मीटर। अगर हम लोग डाइन की इकाई देखेंगे तो ये हो जाएगी ग्राम पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ ये। हम लोग ऑलरेडी पहली क्लास में देख चुके थे डाइन और न्यूटन में रिश्ता क्या होता है। आप लोग अच्छे से एक मरतबा वो देख लीजिए। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा, विद द यूज़ ऑफ विच न्यूटन्स लॉ आना चाहिए वहाँ पे, वी कैन फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। ठीक है, हम कौन से क्या कहेंगे हम लोग कुलिया का इस्तेमाल करते हुए न्यूटन के किसी गन की रिकॉइल वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं। ए फर्स्ट लॉ, बी सेकेंड लॉ, सी थर्ड लॉ, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। चले बताइए। रिकॉइल वेलोसिटी कुछ नहीं है, जब हम किसी को शूट करेंगे तो बुलेट जो भाई एक फोर्स से निकलेगी, उसी तरह हमको क्या करेगी, पीछे की तरफ वो झटका देगी। समझ ही गए होंगे आप ये कौन सा लॉ है। तो ये लॉ है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है भाई, जिसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन अ गन फायर्स अ बुलेट, द गन पुट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट दैट propels it forward. ठीक है, द बुलेट लाइकवाइज एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिंग फोर्स ऑन द गन इन द बैकवर्ड। यानी कि जो गन होगी वो फोर्स अप्लाई करेगी बुलेट पर, बुलेट क्या करेगी, आगे की तरफ जाएगी, जाते जाते वो क्या करेगी भाई, एहसान नहीं रखेगी, वो भी बुलेट के ऊपर क्या करेगी, सेम अमाउंट में फोर्स आयत करेगी, जिससे क्या करेगा, वो बुलेट हमको पीछे की तरफ। रिकॉइल वेलोसिटी मालूम करने का एक फार्मूला है, v2 इज इक्वल्स टू -mv1/m। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लीजिए। आगे हमारा क्वेश्चन आने वाला है, यही फॉर्मूला हमको वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, A bullet of mass 100 gram is fired from a gun of mass 2 kg with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड. What is the recoil velocity of the gun? ऑलरेडी हमको बुलेट का मास दे दिया गया है 100 ग्राम। हमको बताया गया है कि वो कितने स्पीड से फायर किया गया, तो 100 मीटर पर सेकेंड से। हमको हमारी गन का मास दे दिया गया है 2 kg और हमको मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ हमारी गन की। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा हमको बताना है। ऑप्शन ए 50 मीटर पर सेकेंड, बी 5 मीटर पर सेकेंड, सी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर डी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जवाब देने की कोशिश करिए भाई। ठीक है ना, सबसे पहले हमको करना क्या होगा, हमको फॉर्मूला याद करना है भाई, -mv/m। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, देखना है कि हमको तमाम जितने भी वैल्यूज़ दिए गए हैं वो सेम यूनिट में है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। ठीक है ना, हमको गन का मास दे दिया गया है केजीज़ में और 100 मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, मतलब हमको जवाब क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड में लाना है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, जो हमारा 2 kg तो हमारा जो ग्राम में जो दिया गया है ना, उसको हम लोग kg में कन्वर्ट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो हमारे बुलेट का जो ग्राम में दिया गया है 100 ग्राम, उसको जब हम लोग किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। हमको बुलेट का मास मिल गया। ठीक है, स्मॉल एम, कैपिटल एम हमको हमारे गन का मास मिल गया। हमको क्या कहेंगे, स्मॉल वेलोसिटी हमारी बुलेट की वेलोसिटी मिल गई। हमारी कैपिटल वेलोसिटी हमको मालूम करनी है, फॉर्मूला आयत कर दीजिए, -mv/m। -mv क्या है भाई, वहाँ पे 0.1 जो है हमारे मास ऑफ बुलेट हो जाएगा, इंटू 100 जो है हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगा। उसको बाई 2 करना है हम लोग। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 10/2 कितना हो जाएगा हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा जवाब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ
गन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह हम इसको मालूम कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिए। ठीक है, जितना मैं यहाँ बता सकती हूँ इतने मूवमेंट में उतना बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये रहा, अ मोटर व्हीकल ऑफ मास 100 kg इज द मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन में मालूम क्या करना है हमको, लीनियर मोमेंटम मालूम करना है भाई, किसका, एक मोटर व्हीकल का जिसका जो मास है वो 100 kg है और जिसकी वेलोसिटी जो है भाई वो 50 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, कुछ भी करना नहीं है आपको, बस फॉर्मूला याद करना है हमारे लीनियर मोमेंटम का। ये जो हमारा लीनियर मूवमेंट है वो हमारे क्या कहेंगे, न्यूटन का दूसरा कुलिया है भाई। हम लोग लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला देख चुके हैं भाई। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो चलिए करके बताइए। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5000 kg मीटर पर सेकेंड। कैसा हो जाएगा ये, कैसा आएगा, तो चलो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बस फॉर्मूला मालूम करना है भाई। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो ऑलरेडी हमको मास दे दिया गया है कितना, 100 kg। उसको हम लोगों को इंटू करना है हमारी वेलोसिटी से। वेलोसिटी कितनी दी गई है, 50 मीटर दी गई है। कुछ ही नहीं करना है, P इज इक्वल्स टू एम वी में हमारे जितने भी वैल्यूज़ है वो सब्सटीट्यूट कर लेने हैं। ठीक है, 1000 kg इंटू 50 मीटर। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे, हम 1000 को 50 से इंटू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 5000 kg मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी आप लोग आंसर करेंगे तो वहाँ पे यूनिट्स देखना ज़रूरी है। हमारे क्वेश्चन में हमको केजीज मीटर्स में दिया गया है तो जवाब भी हमको केजीज मीटर्स में ही देना है, इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड में ही देना है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इफ़ द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 600 न्यूटन देन हीज वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज। यानी कि किसी बंदे का भाई वेट कितना है हमारे ज़मीन पर, 600 किलो है, 600 न्यूटन है। ठीक है, तो उस बंदे का जो वेट है वो चांद पर कितना हो जाएगा हमको बताना है। ए 600 न्यूटन, बी 60 न्यूटन, सी 100 न्यूटन या फिर डी 0। चले बताने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आई थिंक कोई ना कोई पेपर में आया हुआ है, ज़रूर आया हुआ है क्वेश्चन है ये, टेट के प्रीवियस पेपर्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान है मालूम करना। थोड़ा आपको 2-3 फार्मूला याद कर लेने हैं इसके लिए। चलें बताने की कोशिश करिए क्या हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा पर्सन का जिसका वेट है हमारे ज़मीन पर 600 न्यूटन, मून पर कितना हो जाएगा उसका वेट, चले बताइए। चलें इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 100 न्यूटन। किस तरह आ रहा है 100 न्यूटन, ये तो अच्छे से जो मैं समझा रही हूँ एक मरतबा अच्छे से उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमको वेट ऑफ अ पर्सन दे दिया गया है 600 न्यूटन। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मास मालूम करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मास मालूम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मास जो होगा मून और सन दोनों पे, मून और हमारे ज़मीन पे एक ही होगा, तो पहले मास मालूम कर लेंगे हम लोग। मास का क्या फॉर्मूला है भाई, मास कैसा मालूम कर सकते हैं हम लोग, W डिवाइडेड बाई जी। यानी कि जो वेट है उसको हम लोग जब हमारे ग्रेविटेशन फोर्स से डिवाइड करेंगे तो हमको मास आ जाएगा। तो 600 बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी अर्थ पर, 100 मीटर पर सेकेंड होगी। तो 600 बाई 110 करेंगे हम इसको तो क्या आ जाएगा हमारा, 60 kg होगा, मास होगा कहाँ पर, अर्थ पर। हमको पता ही है मास कहीं भी चेंज नहीं होता। अगर अर्थ पर 60 है मास तो हमारे मून पर भी मास क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। अब जब हमारे पास मास आ गया तो हम वेट आसानी से मालूम कर सकते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी। हमको मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स करना है भाई, तो हमको पता ही है मास क्या हो जाएगा हमारे मून पर भी 60 हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई वो चेंज होगी। हमारा जितना हमारे ज़मीन पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका 1/6 जो होगा वो हमारे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है हमको, हमारा वेट कितना है भाई, हमारा वेट है हमारा 600। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1/6 कर देंगे तो जवाब हो जाएगा हमारा 100 न्यूटन। कितना आसान है करना, बस 2-3 चीज़ें याद रखने की है, याद रख लीजिए। ओके, समझिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 32, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ लीनियर मोमेंटम व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 100 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले जो हम लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन करे थे ना, कुछ नहीं है वो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहेंगे हम लोग, 200 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है, इससे पहले जो हम लोग करें सेम हमको अप्लाई करना है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बोलिए भाई, अभी देखिए हम लोग P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। जो हमारा लीनियर मूवमेंट है वो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चले सॉल्व करने की कोशिश करिए। वैल्यूज़ दी गई है, मास कितना दिया गया है हमको, 100 kg दिया गया है, वेलोसिटी कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। कुछ नहीं करना है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद करना है। P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। P क्या यहाँ पर है, क्या हमारा मास क्या ये यहाँ पर, तो मास है 100 kg इंटू हमारा वेलोसिटी कितनी है 20, तो हमको इंटू कर लेना है। 100 इंटू 20 क्या हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा भाई। और हमको यूनिट्स क्या दिए गए, ग्राम मीटर पर सेकेंड दिए गए हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दिए गए हैं। तो जवाब में भी हमको क्या लगाना है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लगाना है। बहुत ही आसान है, आपको 2-3 फार्मूलाज याद रहने हैं भाई।
आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये रहा, फाइंड द करेक्ट पेयर। सही जोड़ की हमको निशानदेही करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अर्थ इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो हमारे ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे ज़मीन पर वो होगा 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, यानी कि ग्रेविटी की वजह से हमारे चांद पर जो एक्सेलरेशन या फिर इसरा हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सन इज इक्वल्स टू 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सूरज पर ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन या फिर इसरा हो जाएगा वो हो जाएगा 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल आर करेक्ट। तो हमको करेक्ट जोड़ी की निशानदेही करनी है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सन इज इक्वल्स टू 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही सही है, सिर्फ बाकी दो भी गलत है। ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे तीनों की भी इसरा जो हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तीनों जगह पर अलग होगी। अगर हम लोग अर्थ की बात करेंगे भाई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना हो जाएगा भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून देखेंगे, चांद पर अगर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन देखेंगे तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, चांद पर 1.67 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सन देखेंगे, सूरज पर देखेंगे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, तो इसका जवाब हो जाएगा 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों भी याद रखने हैं, 9.8 ज़मीन पर, 1.67 हमारे चांद पर और 274 हमारे सूरज पर। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, फाइंड द रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर की हमको निशानदेही करनी है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो हमारा इसरा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी भाई वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सी डिस्टेंस इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। या फिर डी जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो हम नकल मकान जिसको कहते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको गलत पेयर की निशानदेही करनी है। इसमें से गलत क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा जो है भाई वो वेक्टर नहीं होगा, विच मीन्स के। चलिए बताने की कोशिश करिए। अब तक हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ लिए, एक्सेलरेशन पढ़ लिए, डिस्टेंस पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, तो आपको आंसर करना आना चाहिए इसका। यहाँ पर वेक्टर और आपको पता है, समझिए स्केलर में फ़र्क क्या है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बाकी तीन भी जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो तीन की तीन हमारे वेक्टर क्वांटिटी में आएंगे। आपको पता होना चाहिए स्केलर किसको कहेंगे हम लोग, वेक्टर किसको कहेंगे। स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एक डायरेक्शन फॉलो करती है, उसको मैग्नीट्यूड भी होता है। ये रहे हमारे स्केलर क्वांटिटीज, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क। और हमारे वेक्टर क्वांटिटीज है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी और ड्रैग। यानी कि वेक्टर्स में एक डायरेक्शन फॉलो करेंगे वो लोग, एक डायरेक्शन में होंगे, कोई ना कोई उसकी सिमत होगी एक। इंपॉर्टेंट है। और स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई सिमत नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार ऐड कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर लीजिए कौन से क्वांटिटी स्केलर में आएंगे, कौन से क्वांटिटीज़ वेक्टर में आएंगे। ठीक है, आज का हमारा आखिरी सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 भी लॉज न्यूटन्स के पढ़ चुके हैं, तो आपको न्यूटन्स के लॉज को मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, पार्ट 1 को पार्ट 2 से मैच करना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लोग किस किस नामों से जानते हैं, आप लोग इसका ज़रूर आंसर करके नीचे कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 3 के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, आंसर ज़रूर करिए। और अगर आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक करने में तो कुछ नहीं जा रहा है भाई आपका, एक थम्स अप करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, उल्टा आपका मैं बहुत ही ज़्यादा कह रही हूँ, मैं बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन फ्रेम करने में, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करने में, उसको वीडियो फॉर्मेट देने में। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है ना, इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे से तब तक प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको एक मरतबा देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारे दानिश चैनल में जो है भाई हम लोग क्विज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करना ना भूलें। ठीक है, सेशन को यहीं पर हम लोग आज एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग। जितने हो सके रमज़ान तक मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वहाँ पर फिर हम लोग बिज़ी हो जाएंगे अपने अपने तिलावतों में, दूसरे कामों में। ठीक है ना, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे नोटिफिकेशंस के न्यूज़ेज़ आ रहे हैं कि बहुत जल्द हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, टेट आएगा, सीटेट आएगा, या फिर हमारा TRT आएगा, DSC आएगा, मेगा DSC, जो भी आएगा, ये तमाम जितने भी हमने वीडियोस कर रहे हैं वो तमाम के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।